आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। एक माइक्रोस्कोपिक सफारी जहां हम एक जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल के अंदर चलने वाली बेहद कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी को डिकोड करेंगे। कोशिका के इन छोटे छोटे अंगों और इनकी मशीनरी को समझने से पहले ये सोचना सच में हैरान करता है कि आखिर पिछली कई पीढ़ियों के वैज्ञानिकों ने लाइफ के इन स्ट्रक्चरल सीक्रेट्स को दुनिया के सामने कैसे खोला होगा। क्योंकि देखिए, ये समझ रातों रात तो आई नहीं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन का न्यूक्लियस खोजना हो या 1888 में थियोडोर बोवेरी का सेंट्रोसोम को नाम देना और या फिर 1953 में जॉर्ज पैलेट का पहली बार राइबोसोम को देखना, ये बायोलॉजी को समझने की एक लंबी और बेहद दिलचस्प साइंटिफिक जर्नी रही है। तो चलिए इस सफ़र को थोड़ा आसान बनाते हैं। हम सेल को 5 मुख्य फंक्शनल डिपार्टमेंट्स में बांट कर समझेंगे। पहला, स्टोरेज एंड एनर्जी सेंटर्स। दूसरा, प्लास्टिड्स एंड प्लांट कलर्स। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, सेल मूवमेंट एंड डिवीजन। और पांचवा, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स। शुरुआत करते हैं पहले डिपार्टमेंट से, स्टोरेज एंड एनर्जी सेंटर्स। चलिए उस जगह चलते हैं जो इस पूरे सेल्यूलर ऑपरेशन को जिंदा रखने और पावर देने का काम करती है। अब जरा इस टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन पर गौर कीजिए जो वैक्यूल को चारों तरफ से घेरे हुए है। ये कोई आम स्ट्रक्चर नहीं है। एक प्लांट सेल का लगभग 50 से 90% हिस्सा सिर्फ यही घेर लेता है। ये कोई खाली जगह जैसा नहीं है, बल्कि एक पानी से भरे गुब्बारे की तरह काम करता है जो सेल को उसका जरूरी आकार और कठोरता यानी रिजिडिटी देता है। और यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की मुड़ी हुई अंदरूनी झिल्लियों को, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। इन्हें इस बाइसेप के सिंबल के साथ देखना बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि यही तो सेल का असली पावर हाउस है जो एटीपी एनर्जी बनाता है। ये मुड़ी हुई क्रिस्टी दरअसल इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, बिल्कुल किसी पावर प्लांट की तरह। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ, प्लास्टिड्स एंड प्लांट कलर्स। आइए देखते हैं कि कैसे कुछ खास स्ट्रक्चर्स मुख्य रूप से पौधों और प्रोटोजोआ को उनका एक अलग रूप और रंग देते हैं। इस लेंस के आकार वाले क्लोरोप्लास्ट को देखिए। ये नेचर का अपना सोलर पैनल है। ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रोमा के अंदर सिक्कों की तरह एक के ऊपर एक रखे हुए ग्रेना दिखेंगे। यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस के लिए धूप को ट्रैप किया जाता है। यही वो प्रोसेस है जो पौधों को उनका हरा रंग और सबसे जरूरी जीवन देता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल की समानता यानी पैरेलल देखने को मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स हैं। दोनों के पास अपनी डबल मेम्ब्रेन, अपना खुद का सर्कुलर डीएनए और 70S राइबोसोम्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये सेल के अंदर अपनी एक अलग आज़ाद मशीनरी चला रहे हों। अब आते हैं डिपार्टमेंट 3 पर, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ हमारा फोकस उन माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्रीज और उस फ्रेमवर्क पर होगा जो सेल को अंदर से जोड़े रखता है और मजबूत बनाता है। बिना किसी मेम्ब्रेन वाले इन दानेदार राइबोसोम्स को देखिए। ये प्रोटीन बनाने की सबसे मेन जगह है। इनमें एक बड़ी गुंबद जैसी सब यूनिट होती है और एक छोटी टोपी जैसी सब यूनिट। ये दोनों हिस्से मिलकर बिल्कुल एक फैक्ट्री की मशीन की तरह प्रोटीन बनाने का बड़ा ही कॉम्प्लेक्स काम पूरा करते हैं। वैसे ही यहाँ एक छोटा पर बहुत जरूरी अंतर है। प्रोकैरियोट्स 70S राइबोसोम का यूज करते हैं, जबकि थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स 80S का यूज करते हैं। सवाल उठता है कि ये S क्या है? ये स्वेडबर्ग यूनिट है जो इनकी डेंसिटी और साइज को मापने का एक इनडायरेक्ट लेकिन साइंटिफिक तरीका है। इन फैक्ट्रीज के साथ साथ एक साइटोस्केलेटन भी काम करता है। ये प्रोटीन फिलामेंट्स का एक पूरा नेटवर्क है, सेल का अपना स्केलेटन और हाईवे सिस्टम। ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने, अंदर की मूवमेंट को बनाए रखने और सेल का शेप बिगड़ने से बचाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। चलिए डिपार्टमेंट 4, सेल मूवमेंट एंड डिवीजन पर चलते हैं। यहाँ हम उन मैकेनिज्म्स को समझेंगे जो एक सेल को आगे बढ़ने और सक्सेसफुली डिवाइड होने की ताकत देते हैं। सीलिया और फ्लैजेला के एक्सोनीम कोर के अंदरूनी व्यवस्था सच में नेचर की बेहतरीन इंजीनियरिंग है। इसे 9+2 सिस्टम कहा जाता है। इसमें 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को 9 पेरिफेरल डबलेट्स घेरे रहते हैं और यही वो एग्जैक्ट सिस्टम है जो सेल को तैरने और आगे खिसकने की पावर देता है। इसके अलावा सेंट्रोसोम को देखना भी उतना ही दिलचस्प है। इसमें राइट एंगल्स पर सेट 2 सिलिंड्रिकल सेंट्रियोल्स होते हैं।
इनकी शेप किसी बैलगाड़ी के पहिए जैसी लगती है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये पूरा सेटअप प्लांट सेल्स में होता ही नहीं है, लेकिन एनिमल सेल्स के डिवीजन के लिए ये एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और अब हम आखिरी 5वें डिपार्टमेंट न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम्स में एंटर कर रहे हैं। ये सेल का अल्टीमेट कमांड सेंटर है, जहां लाइफ का जेनेटिक ब्लूप्रिंट बिल्कुल सेफली स्टोर करके रखा जाता है। छोटे छोटे पोर्स वाली एक डबल मेम्ब्रेन से सिक्योर्ड ये न्यूक्लियस अपने अंदर एक एक्टिव न्यूक्लियोलस को रखता है। ये न्यूक्लियोलस एक तरह से राइबोसोम्स बनाने वाली फैक्ट्री है, जो क्रोमेटिन धागों के एक उलझे हुए नेटवर्क के बीच एकदम सुरक्षित रहता है। जब सेल डिवाइड होता है तो एक बड़ा ही मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। वो उलझा हुआ लूज क्रोमेटिन सिकुड़कर इन डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स में बदल जाता है, ताकि डीएनए आपस में उलझे नहीं। ये क्रोमोसोम्स सेंट्रोमियर नाम के एक पॉइंट पर आपस में कसे हुए होते हैं और इनके दोनों तरफ डिस्क के आकार के काइनेटोकोर लगे होते हैं। इन क्रोमोसोम्स की शेप भी अलग अलग होते हैं। सबसे पहले मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को देखिए। यहाँ सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होता है, जिसकी वजह से इसकी दोनों आर्म्स एकदम बराबर लंबाई की बन जाती हैं। अब अगर इस सेंट्रोमियर को थोड़ा सा साइड में खिसका दिया जाए तो ये सब मेटासेंट्रिक टाइप बन जाता है। इस शिफ्ट की वजह से एक आर्म थोड़ी छोटी और दूसरी थोड़ी लंबी हो जाती है। और उसके बाद आता है ये एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें सेंट्रोमियर किनारे के इतना करीब होता है कि एक आर्म बहुत ही ज्यादा छोटी और दूसरी बहुत लंबी बन जाती है। ये इसको एक बेहद ही अलग लुक देता है। और आखिर में हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम को देखते हैं। इसकी पहचान ये है कि सेंट्रोमियर इसके बिल्कुल आखिरी सिरे यानी टर्मिनल टिप पर मौजूद होता है। तो ये अलग अलग आकार सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये जेनेटिक डिवीजन को एकदम सटीक बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इन बेहद कॉम्प्लेक्स और हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर्स को समझने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है, अगर एक आम इंसानी सेल में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सिर्फ 46 छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रोमोसोम्स में इतनी परफेक्शन के साथ पैक हो सकता है, तो बायोलॉजी की इस अनदेखी दुनिया में ऐसी और कितनी हैरत अंगेज इंजीनियरिंग छिपी बैठी है।